14 मई को गुरु प्रवेश कर जाएंगे जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में। और उसके बाद गुरु की अतिचारी चाल शुरू होने वाली है, जिसकी वजह से अति वाले चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। आई एम प्रीटी श्योर कि पिछले एक साल में आप सुन सुनकर पक गए होंगे कि गुरु अतिचारी चाल चलने वाले हैं, अब ड्रामा होने वाला है, दुनिया बर्बाद होने वाली है, दिस दैट दिस। बट आई थिंक हम लोग को ज्यादा ही कैटास्ट्रोफी ओरिएंटेड हो गए हैं और हमारी जिंदगी में ना अब अगर हमें मुसीबतें भी चाहिए तो बड़ी मुसीबतें चाहिए, छोटी वाली नहीं चाहिए। छोटी वाली तो रजिस्टर ही नहीं करती हमारे दिमाग में। ऐसा लगता है इट्स अ वेरी एवरीडे थिंग। तो जब तक कुछ बड़ा नहीं होता, कुछ भयानक नहीं होता, कुछ सेंसेशनल नहीं होता, हमारी आंख ही नहीं खुलती। दैट इज वाई आज मैं आपको गुरु की आने वाली गति के बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ। 10 मेजर इफेक्ट्स आपको अपने आसपास क्या देखने को मिलेंगे वो बताने वाली हूँ, ताकि आप लोग डरे नहीं, घबराए नहीं और गुरु की जो गति होने वाली है वो जैसी है उसको वैसे ही समझें, बिना उसमें अपने इमोशन का कलर डाले हुए, बिना डरे हुए और बिना अति की उम्मीद किए हुए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुरु की आने वाली मूवमेंट। गुरु 14 मई 2025 को मिथुन राशि में चले जाएंगे, यानी जेमिनाई में ट्रांजिट करना शुरू कर देंगे और इसके बाद गुरु की अतिचारी चाल शुरू हो जाएगी। अतिचारी उस स्थिति को कहते हैं जहां पर कोई ग्रह अपनी सामान्य स्पीड से काफी तेज चल रहा होता है, कम से कम 3 गुनी स्पीड पर चल रहा होता है। तो गुरु के साथ भी अगले 7 साल यही होने वाला है। अगर हम सामान्य रूप से देखें तो गुरु एक राशि में लगभग 1 साल रहते हैं और इसीलिए किसी भी राशि में वो 12 साल बाद ही लौट कर आ पाते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि उनकी स्पीड बहुत तेज होने वाली है, वो तेजी से चलने वाले हैं, इसीलिए वो अब 7 सालों में तेजी से कई राशियों के चक्कर काटेंगे। फॉर इंस्टेंस 14 मई को वो मिथुन राशि में जा रहे हैं, उसके बाद वो इसी वर्ष कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, फिर वहां से रेट्रोग्रेड होकर यानी वक्री होकर वापस मिथुन राशि में आ जाएंगे और ऐसे करते करते बाकी सारी राशियों का भी चक्कर काटेंगे। तो 3-4 महीने लगभग इतना ही समय गुरु बिता रहे हैं किसी भी राशि में और उसकी वजह से हमें यहाँ पर ड्रास्टिक और बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब गुरु जब इतनी तेजी से चलेंगे तो उसके क्या इफेक्ट्स आएंगे हमारी जिंदगी में, तो पहले जान लेते हैं कि गुरु क्या है। गुरु हमारे गुरु होते हैं, यानी हमें सिखाने वाले, हमें पढ़ाने वाले, हमें बताने वाले। ये वो लोग होते हैं जो फिलोसोफाइज कर सकते हैं चीजों को, जो चीजों को गहराई से समझ सकते हैं, जो नॉलेज रखते हैं और गहरी नॉलेज रखते हैं, सरफेस लेवल वाली नॉलेज नहीं, गहरी नॉलेज। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपना जीवन किसी साधना को समर्पित किया हुआ होता है। ये ऐसे लोग होते हैं जिनमें नेचुरल रूप से यानी नैसर्गिक रूप से विजडम यानी ज्ञान का उदय हुआ होता है। ये ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे जीवन में हमेशा ही एक नर्म छांव की तरह होते हैं। तो चाहे कितनी भी धूप हो हमारी जिंदगी में, आपको उस बड़े से पेड़ के नीचे हमेशा छांव मिल जाएगी और ये जो बड़ा सा पेड़ है वो हमेशा गुरु होता है। आपके जीवन में आपके एल्डर्स, आपके मेंटोर्स, आपके टीचर्स, आपके गुरुज, यहाँ तक कि आपके स्पाउस और आपकी शादी की क्वालिटी, इन सब को भी जुपिटर यानी गुरु ही दिखाते हैं। फाइनली आपके जीवन में सुख समृद्धि कितनी होगी, इसको भी जुपिटर यानी कि गुरु दिखाते हैं। अब अगर गुरु इतनी तेजी से चलना शुरू कर देंगे तो उस तेजी की वजह से हमारे जीवन में जो प्रभाव पड़ते हैं गुरु के, जो कि 12 महीनों में पड़ने चाहिए थे, वो 3-4 महीने में ही पड़ना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से थिंग्स विल स्पीड अप, यानी चीजें तेजी से होनी शुरू हो जाएंगी। और यही तेजी इस समय पर कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई है, क्योंकि गुरु की ये अतिचारी गति शुरू होगी जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि से। आप लोग जानते ही हैं कि मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और गुरु बुध को कोई खास पसंद नहीं करते, इरिटेट होते हैं बुध के साथ। ऐसा नहीं कि बुध गुरु को बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर सकते हैं या बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं, नॉट टू एन एक्सट्रीम लेवल, लेकिन हाँ गुरु को इरिटेशन बड़ी होती है जब भी वो बुध की राशियों में जाते हैं। उस पर भी खासतौर पे जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में, क्योंकि यहाँ पर आकर बुध कुछ ज्यादा ही बकबक करना शुरू कर देते हैं, कुछ ज्यादा चैटी हो जाते हैं, कुछ ज्यादा बोलने लगते हैं और इसकी वजह से शांत गुरु को बहुत गुस्सा आ सकता है, बहुत परेशान हो सकते हैं कि गुरु की जो आने वाली गति है वो हमारे जीवन में, हमारे जो भी चीजें हमारी जिंदगी में गुरु के द्वारा डिनोट होती हैं उसमें इरिटेशन कर सकती हैं। फॉर इंस्टेंस पार्टनर्स के बीच में बहुत ज्यादा बातचीत होना,
और उसके बाद छोटी छोटी बातों पे नॉनसेंस झगड़े हो जाना, ये सब हमें बहुत देखने को मिल सकता है, खासतौर पे तब जब गुरु रहेंगे मिथुन राशि के अंदर ही, यानी बुध की राशि में। तो ये बहुत कॉमन थीम होने वाली है। इसके साथ साथ ही बहुत ज्यादा लोग बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा बातें करें, ये भी हमें देखने को मिल सकता है। और इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं राहु और केतु के गोचर के साथ भी, और साथ ही साथ शनि के गोचर के साथ भी। गुरु के गोचर के ठीक 4 दिन बाद राहु प्रवेश कर जाएंगे कुंभ राशि में और केतु प्रवेश कर जाएंगे सिंह राशि में। यहां पर रहते हुए राहु और केतु ये पूरी कोशिश करेंगे कि पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन, पूरी दुनिया का ज्ञान, पूरी दुनिया की बातें आके हमारे सर पे पड़ जाएं, विच विल नॉट बी इजी टू मैनेज। इसके साथ साथ जो शनि है वो क्या करेंगे मीन राशि में रह के, एक तरफ तो गुरु और राहु मिलकर हमको बहुत सारी चीजों से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, बहुत सारी चीजों को हमारे सामने लेकर आएंगे, एंड विल बी लाइक ओ मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी जानना है, सो ऑन एंड सो फॉर। लेकिन जो शनि है वो जरूर रोक लगा देंगे। तो आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में सीखना है, ऑफ कोर्स गो अहेड। आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, गो अहेड। आपको टैरो कार्ड रीडर बनना है, गो अहेड। आपको साधना करनी है, कुंडलिनी जागरण करना है, चक्रास को एक्टिवेट करना है, गो अहेड। बट जो मीन राशि के शनि है वो सबको अंदर नहीं आने देंगे, सबको पास नहीं करने देंगे। तो इंटरेस्ट बहुत सारे लोगों का आएगा, बहुत सारे लोग सीखेंगे, बहुत सारे लोग इस बारे में बातें करेंगे, लेकिन शनि केवल और केवल उनको ही आगे बढ़ने देंगे जिनको एनीवे आगे बढ़ना ही था और जिनका गुरु मजबूत है, जिनका गुरु स्ट्रांग है। उसके अलावा किसी को जगह नहीं मिलेगी, स्पेस ही नहीं मिलेगा। हालांकि क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करना शुरू कर देंगे, इसीलिए हो सकता है कि हम जब कहें कि गुरु के मिथुन राशि में क्या रिजल्ट्स आते हैं, तो उसमें 10,000 लोग एक साथ बोलने लगे कि नहीं ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। जितने मुंह उतनी बातें, जितनी बातें उतना चैटीनेस, जितना चैटीनेस उतना कंफ्यूजन, और गुरु के लिए उतनी ही इरिटेशन। अब गुरु की इस इरिटेशन को संभालने के लिए शनि होंगे, और शनि कहेंगे कि बातें जिस जिसको करनी है करो, लेकिन बात उसी की मानी जाएगी जो सचमुच में एक्सपर्ट है, जो सचमुच में ज्ञान रखता है और गहरा ज्ञान रखता है। तो आप देखते होंगे ना कितने सारे टीवी डिबेट्स होते हैं, हर कोई एक्सपर्ट है, हर कोई बोले जा रहा है। इस हफ्ते वो किसी और चीज के एक्सपर्ट है, अगले हफ्ते किसी और चीज के एक्सपर्ट है। और हमारे साथ भी तो यही हो रहा है ना। अगर हमें पता लगे कि कोई 2 देश आपस में उनकी खींचतान चल रही है, तो अचानक से हम उनकी पूरी हिस्ट्री के एक्सपर्ट बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमें सब पता है, हम सब जानते हैं, और इसीलिए हमारे पास हक है उस चीज के बारे में बात करने का। अगर आपसे कहा जाए कि भाई उत्तराखंड है, उत्तराखंड में बहुत सारे तीर्थ हैं, 4 धाम यहाँ पे यात्रा होती है, आप कहें कि हाँ मुझे उत्तराखंड के बारे में सब पता है। क्यों पता है? क्योंकि मैंने 5 वीडियोस देखे हैं 4 धाम के, क्योंकि मुझे उनका सिग्निफिकेंस पता है। बट क्या आप यहाँ आए हो? क्या आपने यहाँ समय बिताया है? क्या आपने उसे सच में एक्सपीरियंस किया है टू अ डीप ग्रेट एक्सटेंट? नहीं। तो अगर एक्सपीरियंस नहीं किया है तो शनि वहां पर ब्लॉकेज लगा देंगे, कहते हैं कि नहीं, दिस इज नॉट योर स्पेस एंड यू आर नॉट अलाउड हियर। ऐसा नहीं कि हम उत्तराखंड में आना रोक देंगे, कहने का मतलब है कि जो आपका ज्ञान है धार्मिक, वहां पर रोक लग जाएगी, शनि उसको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। तो गुरु की अतिचारी गति के साथ भी यही हो रहा है। हम सब लोग ये तो कह रहे हैं कि भैया ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, दिस दैट दिस, पर हम केवल गुरु को देख रहे हैं। गुरु के साथ साथ दूसरे कौन से ग्रह हैं उनको भी तो देखना जरूरी है ना। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया जब विश्व युद्ध हुआ था उस समय भी गुरु अतिचारी थे और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। ओके, बट क्या शनि उस समय पर यहीं पर थे, एग्जैक्टली ये रिजल्ट दे रहे थे? क्या राहु केतु एग्जैक्टली यहीं पर थे? क्या उस समय पर मीन राशि में शनि थे, शुक्र थे? क्या उस समय पर मीन राशि में राहु थे? इस तरह की चीजें क्या हमने देखी थी? नहीं देखी थी। तो हर बार रिजल्ट्स डिफरेंट होते हैं, चाहे सेम ही कॉन्फ़िगरेशंस क्यों ना बन रही हो, रिजल्ट्स में परिवर्तन आता है। और क्योंकि रिजल्ट्स में परिवर्तन आता है, इसलिए पिछली बार जो हुआ एग्जैक्टली वैसा ही हो ये जरूरी नहीं है। चीजें बदलती हैं, उनका स्वरूप बदलता है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि ग्रह तो अपनी चाल चलते ही रहेंगे, अगर आप नहीं बदलते तो उसमें आपकी गलती है, ग्रहों की कोई गलती नहीं है। इस बार जब गुरु गति कर रहे होंगे, यानी कि जब वो जेमिनी राशि में जा रहे होंगे, उस समय पर उनकी राशि यानी कि मीन में 3 ग्रह एक साथ बैठे हुए होंगे। वो होंगे शुक्र, शनि और राहु। तो जब भी कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा होता है, एग्जैक्टली उस समय पर उस राशि में कौन से ग्रह होते हैं या उनकी राशि में कौन से ग्रह होते हैं जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इससे मालूम चलता है कि क्वालिटी ऑफ द ट्रांजिट क्या होने वाला है, राइट।
इसके साथ साथ हमें ये देखना होता है कि बाकी ग्रह कैसे स्प्रेड आउट हैं। इसी से हमें मालूम चलेगा कि आगे आने वाली चीजें हमारे लिए कैसी होंगी। तो यहाँ पर हमें बुध को देखना है और गुरु की राशियों में क्या हो रहा है वो भी देखना है। अगर हम बुध की बात करें तो बुध 14 मई के समय पर एरीज राशि में होंगे और सूर्य से काफी करीब होने के कारण हम उन्हें कंबस्ट भी मान सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक और चीज देखने वाली है कि इस दिन सूर्य के एनर्जीज जो हैं वो अनस्टेबल एनर्जीज होंगी, क्योंकि ये संक्रांत का समय होगा। तो संक्रांत के समय पे सूर्य की एनर्जीज कभी भी स्टेबल नहीं होती, इसी वजह से संक्रांत के दिन ग्रह प्रवेश नहीं करते हैं। तो इसलिए अनस्टेबल होना हमारे आसपास की हर चीज का वो हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि 10 बड़े इफेक्ट्स हमें जुपिटर के आने वाले गोचर से क्या देखने को मिल सकते हैं। नंबर 1, शिफ्टिंग ऑफ द पावर सेंटर्स। आप लोग जानते ही हैं कि दुनिया में कुछ देश हैं जिनकी किसी चीज के ऊपर काफी अपनी धमक रहती है। जैसे अगर हम पॉलिटिकली कहें तो अमेरिका की यानी यूनाइटेड स्टेट्स की काफी धमक रही है हमेशा से ही। जो अमेरिका कहता है वो बाकी देश फॉलो मोरलेस करना ही चाहते हैं। जो यूनाइटेड नेशंस कहता है बाकी लोग उसको फॉलो करना ही चाहते हैं। जो कॉमनवेल्थ कहता है बाकी देश उसको फॉलो करना ही चाहते हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक, यू नेम इट। कुछ बहुत बड़ी बड़ी अथॉरिटीज हैं दुनिया में जिनकी बात हर कोई मानता है या जिनको सब लोग फॉलो करते हैं। अपने देश में भी पावर सेंटर्स तो हैं ही। कुछ लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रभावशाली हैं, कुछ परिवार हैं जो बहुत प्रभावशाली हैं, कुछ बिजनेस है जो बहुत प्रभावशाली हैं। लेकिन गुरु की इस आने वाली गति के कारण ये जो पावर सेंटर है ये अब शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों के पास पहले पावर थी, जिनके पास पहले सत्ता थी, जिन लोगों की धमक थी, वो धमक अब थोड़ी धुंधली पड़ने वाली है और नई तरीके के लोग अब यहाँ पर आएंगे। उनका विजन नया होगा, उनका तरीका नया होगा और काफी फ्यूचरिस्टिक तरीका भी होगा। क्योंकि सूर्य यहाँ पर थोड़े अनस्टेबल हैं, तो दुनिया भर में जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, जो भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो भी किसी रिलीजन के अध्यक्ष हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, टॉप पोजीशंस पे हैं, उन लोगों को इस समय चेंज देखने को मिल सकता है, बदलाव देखने को मिल सकता है। और जो बदलाव होगा वो काफी बड़ा और काफी सिग्निफिकेंट बदलाव होगा। यानी ऐसी चीजें जो आज तक देखी नहीं गई, ऐसी चीजें जिनके बारे में आज तक सोचा नहीं गया, तो उम्मीद से बिल्कुल अलग चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। फॉर इंस्टेंस, ये बात तो कहने वाली है नहीं, लेकिन आने वाला जो पूरा का पूरा सेंचुरी है ये चाइना की सेंचुरी है। यहाँ पर जो भी होगा वो चाइना के अनुसार होगा। तो दुनिया पहले जैसे यूएस को रिस्पॉन्ड करती थी, अमेरिका को रिस्पॉन्ड करती थी, जो अमेरिका करे दुनिया उसके पीछे पीछे, अब वही चीज चीन के साथ हम लोगों को देखने को मिलेगी कि दुनिया चीन के पीछे पीछे चलना शुरू कर देगी। जो चीन करेगा, जो चीन फॉलो कर रहा होगा, चीन लीड करेगा, उसी को हम भी धीमे धीमे करके अपनाना शुरू कर देंगे और इसको रोकना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। चाहे कोई कुछ भी सोचे, चाहे कोई कुछ भी माने, आपकी पॉलिटिकल कुछ भी राय हो चीन के बारे में, बट सच ये है कि इस समय पर चीन टेक ओवर कर लेगा पूरी दुनिया को और इसकी वजह से हमें चीन को फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जो पावर सेंटर शिफ्ट हो रहा है अमेरिका से चीन की तरफ, इसकी तरफ हम ध्यान देना शुरू करें और उसकी वजह से हमारे जीवन में जो बदलाव आएंगे उसकी तरफ भी ध्यान देना शुरू करें। चाहे टेक्नोलॉजिकल बदलाव हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एक्सप्लोरेशन हो, हर मामले में इस समय पर चीन ने अपने आप को अमेरिका से कई दशक आगे कर लिया है। और क्योंकि कई दशक आगे अपने आप को कर लिया है और वो बहुत स्ट्रीमलाइन तरीके से चल रहे हैं, इसलिए दुनिया पर अपना दबदबा काफी बड़े स्केल पर बनाने में वो कामयाब रहेंगे। क्या कोई दूसरा देश भी ऐसे कर सकता है? नहीं। प्योर पॉलिटिकल पावर के दम पे ये सब नहीं हो सकता। ऐसा तब होता है कि जब कोई देश पूरी दुनिया के ऊपर अपना साम्राज्य जमा ले। और इसीलिए जो पावर सेंटर कभी वेस्ट में हुआ करता था, अब वो खिसक कर ईस्ट में आ जाएगा। जो लोग पहले सत्ता चलाया करते थे, अब उनसे शक्ति खिंचेगी और किन्हीं और के पास चली जाएगी। क्या ये सही है? क्या ये गलत है? वेल, सही गलत कहना इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज हर चीज अपने साथ कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ ना कुछ बुरा तो जरूर लेकर आती है। तो कभी एक पावर सेंटर में भी कुछ कमियां थी, अब दूसरे वाले में भी कुछ कमियां तो जरूर होंगी। तो हमें एब्सोल्यूट सही एब्सोल्यूट गलत में हमको नहीं घुसना। हमें यह देखना है कि चीज क्या है, कैसी है और अडेप्ट कैसे करना है। करेक्ट?
एंड अडेप्टेशन इज व्हाट विल वर्क फॉर अस, क्योंकि बुध की राशि है। तो जितना जल्दी आप अडेप्ट करें उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। नंबर 2, हम जो बातें कर रहे होंगे ना, काफी सतही बातें होंगी, उनके कोई मतलब नहीं होंगे। ज्यादातर लोग जो हैं वो जब डिस्कशंस कर रहे होंगे आपस में, तो वो एक दूसरे के साथ जेन्युइनली, डीपली, इमोशनली इंटरेस्टेड या कनेक्टेड नहीं महसूस करेंगे। मुद्दा सिर्फ इतना रहेगा कि हमें बात करनी है, हमें डिस्कस करना है। आप नोट कीजिए कि पहले फ्रेंड ग्रुप्स जो होते थे, हम लोग साथ बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, दिल की बातें हो सकती हैं। अब ज्यादातर क्या हो रहा होता है कि हमें चीजें डिस्कस करनी होती है, बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं, राइट? तो डिस्कशंस भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। ऐसे में जो मेरे दिल में हो रहा है, जो मैं महसूस कर रही हूँ, या जो भी मेरे मन में चल रहा है, अच्छा और खास तौर पे बुरा, वो शेयर करने के लिए हमारे पास कोई नहीं है। और क्योंकि शेयर करने के लिए कोई नहीं है, हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें लोगों के साथ सिर्फ सतही लेवल की बातें करनी चाहिए। हेलो, हाउ आर यू, क्या चल रहा है, परिवार कैसा है, बच्चे कैसे हैं, बेटा कौन सा कोर्स कर रहा है, बेटी कहाँ जाके पढ़ रही है। बस इन्हीं सारी बातों में, इन्हीं डिस्कोर्सेज में हम फंसे रह जाएंगे। इसके आगे कहीं जाना है तो अपनी अपनी पॉलिटिक्स, अपनी अपनी कम्युनिटी, अपना अपना न्यूज चैनल, ये सब डिस्कस करना शुरू कर देंगे। और देन इन डिस्कशंस की वजह से हमारा जो क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्सेशन है वो नीचे चला जाएगा। अगर हमारे बीच में बातें हो रही हैं आपस में, हम लोग कई बातें कर सकते हैं, डिस्कशंस करते रह सकते हैं, करते रह सकते हैं, बट उन डिस्कशन से हमें कुछ मिले ये जरूरी नहीं है। वो डिस्कशंस वाकई हमारे लिए इमोशनली फुलफिलिंग हो ये जरूरी नहीं है। तो इस तरह की बातें बहुत ज्यादा अब हमें देखने को मिल सकती है कि डिस्कशंस केवल सतह पर हो रहे हैं, अंदर जाकर, भीतर जाकर कुछ नहीं हो रहा है। किसी के मन में झांक कर कुछ नहीं देखा जा रहा है, किसी की एग्जैक्ट समस्या क्या है कोई वो नहीं देख रहा है। तो कोई चिड़चिड़ा हो रहा है, उसके मन में चिड़चिड़ाहट है, ये तो सब देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उसे एनीमिया हो, ये कोई नहीं देख रहा, क्योंकि एनीमिया के बारे में बात कोई नहीं कर रहा। जिसको प्रॉब्लम है उसे खुद को नहीं मालूम कि मुझे ये प्रॉब्लम है। और ऐसे में जो एक्सपर्ट ओपिनियन है ना, लोग वो नहीं लेना चाहते, लेकिन जो बातें हैं वो करना चाहते हैं। फॉर इंस्टेंस, आप ये नहीं जानना चाहते कि डॉक्टर को क्यों लगता है कि आप चिड़चिड़े हो गए हो। डॉक्टर को लगता है कि भाई इसको एनीमिया है, इसको खून की कमी है, तो इसको ये वाला टैबलेट दो, ये वाली दवाई दो, जिससे ये जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन नहीं, आपको वो नहीं करना। आपको गूगल पे सर्च करना है 10 reasons why I feel irritated, राइट? 10 वजह हैं जिनकी वजह से मुझे इरिटेशन हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है। और आप उन 10 वजहों से भी कुछ समझना नहीं चाहते, आप बस 10 वीडियो देखना चाहते हो जहां पे 10 अलग अलग तरह की बातें की हुई हो कि चिड़चिड़ाहट की वजह क्या होती है। तो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं हमारे आसपास, आपके खुद के जीवन में हो सकती हैं, तो सावधान रहिए। नंबर 3, लोग मैं और मेरा पर काफी हद तक सिमट कर रह सकते हैं। तो मैं, मेरा कम्युनिटी, मेरे लोग, मेरा परिवार, मेरी जाति, मेरा धर्म, इस तरह की चीजों में लोग बहुत ज्यादा फंस सकते हैं। मेरा रीजन, इस तरह की चीजों में भी लोग बहुत ज्यादा फंस सकते हैं। और इसकी वजह से हमें काफी सारी मुसीबतें पेश आ सकती हैं गोइंग फॉरवर्ड। क्यों आ सकती हैं ये मुसीबतें? भाई सीधी सी बात है, जब लोग मैं और मेरा ही करते रहते हैं तो हम और हमारा के लिए जगह ही नहीं बचती। और अगर हर जगह पर मैं और मेरा ही होता रहा तो जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम्स तो फेस करने में आएंगी ही। और वही प्रॉब्लम्स हम इस समय पर मूर्त रूप में देखेंगे कि किस तरीके से इस मैं और मेरे ने हमारे लिए चीजों में काफी गड़बड़ कर दी है। तो अब अगर 2 लोग हैं, एक व्यक्ति जो है वो वेजिटेरियन है, एक व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन है, फाइन, बट नो, अब आपको अपने अपने फूड चॉइसेस को लेकर काफी ज्यादा बोलना है कि नहीं मैं बेहतर हूं, मैं बेहतर हूं, मैं बेहतर हूं, मैं बेहतर हूं, वीगन डाइट अच्छी है, पेलियो डाइट अच्छी है। आप लड़ रहे हो, तो उसको फॉलो करने में, जिस चीज को आप मानते हो उसको फॉलो करने में कोई ध्यान नहीं है, लेकिन उसको लेकर लड़ने में, और ये मेरी बाउंड्री है, ये तुम्हारी बाउंड्री है, इतना हिस्सा मेरा है, इतना हिस्सा तुम्हारा है, ये करने में बहुत ज्यादा स्पेस, टाइम और एनर्जी लोगों की खर्च हो सकती है। तो छोटा चाहे जमीन का टुकड़ा हो, चाहे आइडियोलॉजी हो, चाहे कुछ भी हो, लोग आपस में उन चीजों को लेकर जरूरत से ज्यादा झगड़ेंगे। जो चीजें शायद पहले उनके लिए कभी मैटर भी नहीं करती थी, उन चीजों के लिए अब वो झगड़ना शुरू कर देंगे, उनको लेकर कुछ ज्यादा ही हाइपर एक्टिवेट हो जाएंगे। तो
पूरी दुनिया वाले कहेंगे मेरा देश, देश के अंदर कहेंगे मेरा स्टेट, स्टेट के अंदर कहेंगे मेरा जिला, जिले के अंदर कहेंगे मेरा गांव, गांव के अंदर कहेंगे मेरा परिवार, परिवार के अंदर कहेंगे ये मैं, मेरा बेटे का हिस्सा, और ये तू और तेरे बेटे का हिस्सा। तो इस तरीके से बिखराव, अलगाव की स्थितियां बहुत सारी जगहों पर आपको देखने को मिल सकती है, और ये ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि केवल दो देश ही आपस में झगड़ रहे हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। नो, दिस विल बी सीन विद इन फैमिलीज, कंपनीज के अंदर एक बंदा चाहेगा कि मेरा बंदा आगे बढ़े, दूसरा चाहेगा कि मेरा बंदा आगे बढ़े, है ना। तो इस तरीके से वो आपस में अलगाव, टकराव, बिखराव, ये सारी स्थितियां हो सकती हैं। राहु के एक्वेरियस में जाने की वजह से और केतु के लियो में जाने की वजह से इन चीजों में और एनहांसमेंट देखने को मिलेगी, और ज्यादा बढ़ जाएगा ये। और शनि क्योंकि ऑलरेडी मीन राशि में है ही, इसीलिए उसके वजह से भी काफी चीजें बदलेंगी। मैंने इन सभी गोचरों के ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं, साथ ही साथ अलग अलग राशियों पे क्या असर पड़ेगा उस पर भी वीडियो बनाए हुए हैं। प्लीज इन वीडियोस को आप ध्यान से देखिए ताकि आप समझ सकें कि एग्जैक्टली आपके लिए क्या हो रहा है। किसी भी ट्रांजिट को आइसोलेशन में मत देखिए। साल के जो 3 बड़े ट्रांजिट हैं, गुरु के, राहु केतु के और शनि के, ये तीनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। तो अगर आपने ये वीडियो देखा है और वो दोनों नहीं देखे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तीनों को देखो, तीनों को समझो। लिंक मैं कमेंट्स में डाल दूंगी। वॉच दोज वीडियो सो दैट यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। नंबर 4, लोगों के बीच में अनरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, एक तो पूरी दुनिया में लोग अपनी सरकारों के प्रति काफी अजीब महसूस करेंगे, ज्यादा लोग इनफैक्ट अजीब महसूस करेंगे, खुश नहीं महसूस करेंगे उनकी पॉलिसीज से। तो ऐसा नहीं कि मैं उसको पसंद नहीं करता, मैं उसको पसंद नहीं करती, नॉट लाइक पसंद थिंग, बट पॉलिसीज से थोड़ा अनरेस्ट महसूस हो सकता है, थोड़ा गुस्सा, आक्रोश लोगों के मन में भर सकता है। किसी एक खास देश में नहीं, ये पूरी दुनिया में ही हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ही लोग जो हैं वो एक दूसरे के प्रति भी काफी इंटॉलरेंट होने वाले हैं। तो अगर आप एक पर्टिकुलर देश के हैं तो आप दूसरे देश के लोग से बात ही ना करें। फॉर इंस्टेंस, आप उत्तराखंड से हैं, राइट, सो हिमाचल से कोई लोग हैं, आप सारे दोनों के दोनों मिलकर ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, बट नहीं, उत्तराखंडी व्यक्ति उत्तराखंड के ग्रुप में रहेगा और हिमाचलियों से दूर रहेगा, और हिमाचली जो लोग हैं वो अपने ग्रुप में रहेंगे, उत्तराखंडियों से दूर रहेंगे। जबकि अगर वो बाहर जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में तो दोनों ही पहाड़ी लोग हैं, दोनों का ही कल्चर काफी हद तक मिलता जुलता है, बिलीफ सिस्टम्स काफी हद तक मिलते जुलते हैं। तो वो चाहे तो एक दूसरे की मदद दूसरे देश में कर सकते हैं, बट वो ऐसा करेंगे नहीं, वो एक दूसरे से दूरी बनाकर रखेंगे, क्योंकि यू आर नॉट जस्ट एन इंडियन, यू आर ऑल्सो अ हिमाचली एंड उत्तराखंडी। तो ये डिफरेंसेस हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं, दैट पीपल बिकम वेरी इंटॉलरेंट टुवर्ड्स द अदर्स। तो दूसरे को सहना नहीं, दूसरे को झेलना नहीं, और जरा जरा सी बात पर कितना इशू क्रिएट किया जा सकता है उस लेवल तक इशू क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। कई बार इशू केवल इसीलिए क्रिएट होगा क्योंकि दूसरा व्यक्ति अलग है, डिफरेंट है। तो क्योंकि वो डिफरेंट है, यू वांट टू क्रिएट एन इशू, एंड उसका कोई वजह हो चाहे ना हो, आप उसमें मानते हो चाहे ना मानते हो, पर आप इसमें फंस सकते हैं। इसलिए जब मैंने राहु गोचर का वीडियो बनाया था तो मैंने बहुत क्लियरली आप लोगों को ये कहा था कि प्लीज इस तरह की किसी भी बात में, इस तरह के किसी भी सवालों में, इस तरह के किसी भी बेकार की विचारधाराओं में अपने आप को फंसने से बचाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम भी नहीं चलेगा, आपकी बुद्धि नहीं काम करेगी, और भावनाओं में बहकर आप वो सब भी कर दोगे जिन चीजों में आप मानते नहीं। भावनाओं में बहकर आप वो भी कह दोगे जिनको आप मानते नहीं हो, और उसका बोझ आपको जिंदगी भर उठाना पड़ जाएगा। सो प्लीज बी केयरफुल। नंबर 5, सरफेस लेवल की जो फिलॉसफी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस बढ़ जाएगा। याद रखिए, जो जुपिटर हैं वो गहरे ज्ञान की बात करते हैं, डीप नॉलेज की बात करते हैं, कई वर्षों की साधना की बात करते हैं, कई समय तक, बहुत लंबे समय तक हम जो अपनी मेहनत करते हैं उससे जो निचोड़ निकल कर आता है, जो एसेंस निकल कर आता है, उसकी बात करते हैं। लेकिन क्योंकि इस समय बुध की राशि इस समय पर हावी है, तो अब क्या होता है कि बुध को केवल बातें करनी है, ठीक है। कोई साइंटिस्ट है वो कई सालों तक रिसर्च करता है, रिसर्च करेगा, बहुत सारे जर्नल्स पढ़ेगा, और वो सब पढ़ने के बाद एक साइंटिफिक पेपर लेकर आता है जिसमें कि उसने क्या किया, क्यों किया, उसके पीछे का रैशनल क्या है, वो सब समझाता है और अपने आप को साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए ओपन अप करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हुई नई डिस्कवरी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, एंड देन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। तो लोग कहेंगे अच्छा क्लोन बना दिया, वाओ,
क्लोन बनाने के पीछे क्या हुआ, कैसा हुआ, जीन सीक्वेंसिंग कैसे हुई, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बात जरूर करनी है कि तुम्हें पता है कि एक भेड़ का क्लोन बनाने के लिए हमें एक जीन सीक्वेंसिंग करनी होती है, फलानी चीज करनी होती है, फिर हम ये वाला टूल यूज करते हैं, ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, और उसकी वजह से फिर ये रिजल्ट निकल कर आता है। तो ये जो ज्ञान निकल कर आ रहा है, ये वर्षों की साधना का ज्ञान नहीं है, ये काम किए हुए का ज्ञान नहीं है। ये हमने एक आर्टिकल पढ़ा, उस आर्टिकल में बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी, हमने उनको मगअप कर लिया यानी रट लिया, और अब रटने के बाद हम उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, ये वैसा वाला ज्ञान है। तो जहां तक फिलॉसफी की बात है, विचारधारा की बात है, ज्ञान की बात है, चीजें सरफेस लेवल पर यानी उथले लेवल पर रहेंगी, गहरे लेवल पर नहीं रहेंगी। तो छोटी सी नदी बहेगी, लेकिन ये समंदर हो ये जरूरी नहीं है, ये नदी समंदर तक पहुंचे भी ये जरूरी नहीं है, क्योंकि शनि बहुत सारी नदियों को बीच में ही सुखा देंगे। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो गहरे ज्ञान में, गहरी फिलॉसफी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। किताबें तो पढ़ रहे हैं, पर कंटेक्स्ट क्या है, उनका गहरा अर्थ क्या है, वो क्या समझाना चाह रहे हैं, वो नहीं करना, लेकिन बातें जरूर करनी है उसके बारे में। कोई पेंटिंग है, बातें करनी है उस पेंटिंग के बारे में कि कौन सी टेक्निक यूज हुई, क्या हुआ, ये हुआ। पेंटर ने उसमें गुलाब का फूल रखा है तो इसका मतलब वो जरूर प्रेम को दर्शाना चाहता होगा, बट ये नहीं देख रहे कि गुलाब का फूल जो है वो सुर्ख लाल रंग का है या सफेद रंग का, क्योंकि दोनों के मतलब अलग अलग होते हैं, और क्यों होते हैं वो आपको नहीं पता, राइट। उस समय पर जब ये पेंटिंग बनी, उस समय पर सफेद या लाल गुलाब का क्या मतलब था ये आपको नहीं पता, उसके पीछे का रैशनल क्या है ये आपको नहीं पता, लेकिन डिस्कशन जरूर करने हैं। जैसे कि बहुत लंबे समय पहले टीवी पे एक प्रोग्राम आता था, आप सबने देखा होगा आई एम श्योर, जहां पे वो पूरी दुनिया के बड़े बड़े स्तूपों को, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स को दिखाते थे और कहते थे एलियंस। इसी तरीके का ज्ञान अब हम लोगों के सामने आने वाला है। ऑलराइट, नंबर 6, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा इस समय पर हद से ज्यादा बढ़ने वाला है। देखिए, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो भी करते हो, कोई टेंशन नहीं है, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एवरीबडी हैज अ डिफरेंट चॉइस, हर किसी का अपना अपना नजरिया है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जिसको भी आप फॉलो करते हो या जिससे भी आप नफरत करते हो, जिसको भी आप पसंद नहीं करते, उन सबकी ही तरफ से पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। हम ही सही हैं, हम ही सही कर रहे हैं, हम ही सबसे बेस्ट है, हमको ही सब कुछ आता है, इस तरह की चीजें अति बढ़ने वाली हैं। सो दे आर गोइंग टू इंक्रीज लाइक क्रेजी। और इन सब के बीच में अगर आप इन चीजों में फंसते गए, इनमें पढ़ते गए, तो धीमे धीमे करके आपकी बुद्धि कुंद हो जाएगी। इसीलिए अगर आप किसी को फॉलो करते भी हो चाहे ना करते हो, केवल जो खबरें हैं, जो न्यूज है, उसे लिमिटेड रखिए। बहुत ज्यादा न्यूज मत देखिए, बहुत ज्यादा आप क्या कहते हैं प्रोपेगेंडा में मत पड़िए, बहुत ज्यादा अपने अपने पॉलिटिकल व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ मत जुड़े रहिए। जो मेन खबरें हैं केवल उनको जानिए, उससे ज्यादा जानना आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप एक बार इस चीज में पढ़ोगे तो फिर उथला ज्ञान आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, और उस उथले ज्ञान के दम पे आप उथले विचार बनाओगे, और वो उथले विचार जो हैं वो आपके जीवन में उथल पुथल ही मचाएंगे। इसीलिए क्या आपको करना है, चिल आउट। आप मोदी जी को फॉलो करते हैं, आप मोदी जी जो एक्चुअल में कह रहे हैं, कोई बड़ा इवेंट कर रहे हैं, आप उसको सुनिए। आप राहुल गांधी को फॉलो करते हैं, राइट, आप गांधी जी बोलते हैं, आप केजरीवाल जी बोलते हैं, आप क्या कहते हैं मुलायम सिंह यादव जी बोलते हैं, जो भी आप कहते हो, जिसको भी फॉलो करते हो, कोई टेंशन नहीं है, सबको जिसको जी में आता है फॉलो करो, बट जो असल खबर है उस पर फॉलो करो। खबर के पीछे जो 5 खबरें चलती रहती हैं उसको मत फोकस करो, वरना दिमाग खराब हो जाएगा एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। और मैंने कहा ना कि अपने मैं और मेरा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो आप किसी एक खास पार्टी को फॉलो करते हो, आपको डर लगने लग जाए कि भाई ये दूसरी पार्टी वाला है, ये मुझे दूध क्यों बेच रहा है, इसके दूध में पक्का कोई प्रॉब्लम है। ऐसा थोड़े ना होता है, रिश्ते थोड़े ना खराब हो जाते हैं क्योंकि आप अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करते हो, उनके तो नहीं होते, तो फिर हमारे क्यों हो। ये बात मैंने आपको राहु के बारे में बताई थी, राहु और शनि का जो कॉम्बिनेशन होता है, आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट। आपने वो वीडियो देखा है क्या? नहीं देखा? देख लेना। हिपोक्रेसी बहुत बढ़ती है, तो जो हमें लड़वा रहे हैं उनके तो संबंध आपस में बहुत अच्छे हैं, शाम को बैठ के सब एक दूसरे से फ्रेंडली होते हैं, लेकिन जो लोग उनके लिए लड़ रहे हैं वो अपने संबंध तोड़ते हैं, वो अपने रिश्ते खराब करते हैं, वो अपने लिए इश्यूज क्रिएट करते हैं। तो ऐसे नहीं करना, जिसमें मानना है मानो,
पर आपस में मत लड़ो। नंबर 7, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफी कम हो जाएगी। आप लोग नोट कर रहे होंगे कि पिछले कुछ वर्षों में बच्चों का जो आईक्यू है वो भी जनरली बहुत अजीब सा हो गया है। तो बच्चे आपको जनरली तो स्मार्ट देखने को मिल रहे हैं पहले के मुकाबले, लेकिन जहां पर हम पढ़ाई की बात करते हैं, टिक कर बैठने की बात करते हैं या फिर नंबर लाने की बात करते हैं, वहां पे सारे बच्चे एकदम औंधे मुंह गिर पड़ते हैं। तो ज्यादातर केसेस में हमें यही देखने को मिल रहा है कि जो बच्चे हैं वो ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनका दिमाग तरह तरह की चीजों में लग रहा है पढ़ाई के अलावा। और जब भी हम उन्हें पढ़ने के लिए कहते हैं या फोकस करने के लिए कहते हैं, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कहते हैं, वो भी नहीं कर पाते। ऐसे में जो बच्चे सरफेस लेवल का ज्ञान रख के रटिफिकेशन अच्छा कर लेते हैं वो हमें टॉपर लगने लगते हैं, और जो बच्चे ये सब नहीं करना चाहते वो हमें लूजर्स लगने लगते हैं। जबकि सच ये है कि दोनों ही बच्चे परेशानी में हैं, क्योंकि टॉपर को भी ज्ञान नहीं है और जो लूजर है वो तो पढ़ना ही नहीं चाहता, हमें मालूम ही नहीं है कि उसे कैसे पढ़ाना है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इस समय काफी कम हो जाएगी। और अगर आप लोग टीचर्स हैं तो आपके लिए काफी सिरदर्द भरा माहौल आपको देखने को मिल सकता है अगले 1 साल में। थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी टफ, और बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को कुछ समझाना, कुछ सिखाना, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा लगने लगेगा कि ऊपरी लेवल पर तो बच्चे अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हैं, लेकिन बुद्धि अभी भी उनके 2 साल के बच्चे की ही है। तो यूं समझ लीजिए कि जो हार्ड डिस्क है वो 2 GB की है, पर डेटा उसमें 20 GB भरा जा रहा है, जिसकी वजह से वो बच्चा परेशान है, उसको नहीं मालूम क्या करना। दिस इज गोइंग टू बी वेरी प्रॉब्लमैटिक इफ योर पेरेंट्स और इफ योर टीचर्स, स्पेशली अगर आप टीचर हैं तो थोड़ा मुश्किल होने वाला है। इसीलिए ध्यान दीजिए कि बच्चों को कहाँ कितना क्या पढ़ाना है और कितना उनकी बुद्धि में घुस सकता है। अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा चीजों में एक्सपोज मत कीजिए। मैं समझ सकती हूँ कि आप अपने बच्चों को बहुत सारी चीजें दिखाना चाहते हो, उन्हें समझाना चाहते हो, लेकिन उम्र से पहले जब ये बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, खासतौर पे सतही मानसिक लेवल पर, इमोशंस तो उनके वही 2 3 4 5 साल के बच्चों बराबर ही होते हैं ना, इमोशंस तो नहीं डेवलप होते हैं आसानी से। पर आप उनकी रैशनैलिटी को कुछ जरूरत से ज्यादा डेवलप कर रहे हो, उम्र से जल्दी डेवलप हो रहा है, वो उनके लिए ठीक नहीं है। और जब ऐसा होगा तो वो बातें तो अडल्ट्स की तरह करेंगे पर हरकतें बच्चों वाली ही करेंगे, एंड दिस इज अ वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन। इसका बहुत ख्याल रखना है, ठीक है? बी केयरफुल, वेरी केयरफुल। नंबर 8, ज्यादातर लोग जो होंगे वो इस समय पर नोट करेंगे कि एक तरफ तो पॉलिटिकल प्रोपागेंडा पड़ रहा है, एक तरफ लोग आपस में झगड़ रहे हैं, एक तरफ मेरा तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ नए लोग, कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी आएंगी जो कि लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द लाइन के लिए काम करेंगी। यानी हमारे समाज में जो बिल्कुल हाशिए पे खड़े हुए लोग होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता है, जो हर तरीके से कमजोर होते हैं, उनके लिए काम करने वाली संस्थाएं, उनके लिए काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा इस समय लाइमलाइट में आएंगे और वो काफी अच्छा काम भी कर पाएंगे। सो चाहे ह्यूमन राइट्स की बात हो, चाहे पावर्टी इरेडिकेशन की बात हो, यानी गरीबी उन्मूलन की बात हो, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो बढ़ेंगे। राहु और केतु का गोचर भी इसी तरह की बातों की ओर इशारा करता है। इसका मतलब ये तो होके रहेगा, यानी कि सामाजिक बदलाव करना, समाज में सबसे पीछे जो लोग खड़े हैं उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश करना, चाहे वो एजुकेशन के माध्यम से हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से हो, लेकिन उनको आगे लेकर आना और वाकई में समाज कल्याण करना इन द ट्रूएस्ट सेंस, वो हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसे नहीं कि नाम के लिए स्कीमें बना दी, नाम के लिए सब हो रहा है, नहीं, असली खालिस समाज कल्याण वो आपको बहुत ज्यादा होता हुआ दिखेगा। और इसी वजह से पूरी दुनिया में सोशलिज्म की एक नई लेयर भी आपको बनती हुई दिखेगी। वो अभी परिपक्व नहीं है, वो पूरी तरीके से बाहर नहीं आई है, वो पूरी तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है, बट एक लेयर जरूर बन रही है एक नए तरह के सोशलिज्म की, एक नए तरह के समाजवाद की, जो कि आपको अगले 20 सालों में परिपक्व होता हुआ दिख जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे समाजवाद इज टेकिंग अ ह्यूज थिंग, ठीक है? दैट्स देयर, डू वॉच आउट फॉर इट। नंबर 9, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल तो होंगे पर केवल नाम के स्पिरिचुअल होंगे, यानी कि हाँ भाई मैं इस पे मानता हूँ, हाँ मुझे ये करना है, हाँ मुझे ये नाम जप करना है, हाँ मुझे सुबह तारों की छाव में उठना है, नहाना है, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, कुछ भी हो, आई एम गोइंग टू डू दैट। हाँ मुझे पूरी दुनिया में, पूरे देश में जा जाके हर मंदिर पे जाके माथा टेक के आना है। तो वैसे ये कोई बुरी बात नहीं है, इट्स गुड, बट जब आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो तो उसकी शुरुआत कहीं यहाँ भीतर से होनी चाहिए। वो किसी पर्टिकुलर जगह से या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से नहीं जुड़ी होती, वो यहाँ से भीतर से जुड़ी हुई होती है।
तो आपकी स्पिरिचुअलिटी कहाँ से आती है? बाहर से, जो रीलें आप देखते हो उनसे, जो वीडियोस आप देखते हो उनसे, या यहाँ से, भीतर से? इसका ध्यान रखो, क्योंकि अगर आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो यहाँ से नहीं आती है तो वो सतही लेवल तक रहेगी और शनि उसको इमीडिएटली ब्लॉक करेंगे, कहेंगे नहीं, आगे नहीं जाने दूंगा। राइट, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन फॉर यू। और अगर आपकी ट्रू स्पिरिचुअलिटी है जो यहाँ भीतर से आती है, जो आपका हिस्सा है, आपकी सोच का, आपकी पूरी बीइंग का हिस्सा है, तो चाहे आपने आज तक भगवान का नाम तक ना लिया हो, किसी मंदिर की तरफ देखा तक ना हो, उसके बाद भी इस समय आपके अंदर उसका जागरण शुरू हो जाएगा। आध्यात्मिक जागृति आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे ये क्या हो गया, मैंने तो आज तक कभी इन चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया, फिर अचानक से कैसे मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं। मैंने तो भगवान ने कभी नाम तक नहीं लिया, तो फिर मुझे क्यों चुना जा रहा है, मुझ पर क्यों कृपा बरस रही है। ये होगा, जिसके लिए नेचुरल है उसके लिए जरूर होगा, और जिसके लिए अननेचुरल है, जो व्रत भी रखता है तो पैसा 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 सोचता रहता है, जो ध्यान भी अगर करता है तो उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि भाई इसको कैसे कुछ कह दूं, उसका कैसे क्या कर दूं, मैं तो परेशान हूं, ये वो, इस तरह के लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, उनको ब्लॉकेज मिलेगी और वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपके मन में बहुत इच्छा है आध्यात्मिक जागरण की, तो सबसे पहले अपने मन के ऊपर जो कई सारे इमोशंस की लेयर्स है ना, उनको हटाना पड़ेगा। ये जो राख जम गई है उस राख को हटाना पड़ेगा, और उस राख को हटाने के बाद जो आपके भीतर है वो चमक कर आएगा, और तब शनि मना नहीं करेंगे, तब वो नहीं रोकेंगे। लेकिन अगर केवल सतही लेवल पर स्पिरिचुअलिटी करनी है, चक्रस के बारे में बात करनी है, टैटू बनवाने हैं, हाँ, तो दुनिया भर के क्रिस्टल ला के चारों तरफ घुमाते रहने हैं, उनका गहरा अर्थ नहीं समझना, तो दिक्कत होगी। ये चीजें करने में केवल और केवल एक सही गुरु ही आपका साथ दे सकते हैं। ओनली अ रियल ट्रू गुरु कैन हेल्प यू विद दीज थिंग। वही उस राख को हटा सकते हैं, उन्हीं को पता है कि सतह कहाँ है, वही जानते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पिन पॉइंट करना है ताकि आपके अंदर आध्यात्म का जागरण हो सके। तो गुरु मिल जाए तो यू आर वेरी लकी। फाइनली नंबर 10, शादियों में इस समय चैटिनेस बहुत बढ़ जाएगी। आप नोट करेंगे कि आने वाले जो 7 साल हैं, इसमें लोग जब अपने लिए पार्टनर्स ढूंढेंगे तो वो पैसा वगैरह, खूबसूरती, गृह कार्य दक्ष, सर्वगुण संपन्न, टी टोटलर, ये सब तो देखेंगे ही। लेकिन इसके साथ साथ जब कपल्स अपने लिए किसी को देख रहे होंगे शादी के लिए, तो वो ये देखेंगे कि सामने वाले व्यक्ति के साथ हम बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हाउ मच कैन वी टॉक टू द अदर पर्सन। अब इसमें समस्या भी है और अच्छी बात भी है, क्योंकि शादी में कम्युनिकेशन तो भैया बहुत जरूरी है। यू हैव टू बी ऑन द सेम पेज। अगर आपका बात करने का तरीका, एक्सप्रेस करने का तरीका सेम है, तो आप एक दूसरे को अच्छे से समझ जाते हो, और अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो आप उसे कम्युनिकेशन के थ्रू हैंडल कर लेते हो, बात बढ़ती नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, और जिसके होने के चांसेस ज्यादा हैं, वो ये है कि आप जस्ट बिकॉज किसी से बात कर सकते हो, इसलिए आपको लगे कि आपको प्यार हो गया और आपको शादी कर लेनी चाहिए। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मरकरी इस समय चैटिनेस तो बहुत बढ़ा देंगे, गप्पे बातें सब तो बहुत बढ़ा देंगे। तो आपको लगने लगा कि ओ आई कैन टॉक टू दिस पर्सन, हम तो सरफेस लेवल पर कितनी सारी बातें कर लेते हैं, हम तो पूरा देश दुनिया का डिस्कशन कर लेते हैं, हम आसमान में क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, हम धरती के नीचे क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। वी मस्ट बी कंपैटिबल, हमें शादी कर लेनी चाहिए। फिर शादी करेंगे, पता लगेगा ओ देयर इज नो कंपैटिबिलिटी। इस तरह की चीजें आपके साथ हो सकती है, तो सावधान रहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि शादियों में कम्युनिकेशन पर बहुत जोर रहेगा। अब लोग समझने लगे हैं कि कंपैटिबिलिटी के लिए क्या चाहिए होता है, रिश्ते निभाने के लिए जरूरी क्या होता है। खाली नाम के लिए गाय भैंस की तरह शादी नहीं कर रहे हैं, दे आर बिकमिंग अ लिटिल मोर कॉशियस, केयरफुल हो रहे हैं थोड़ा। तो कम्युनिकेशन पर ध्यान जरूर देना है, लेकिन केवल कम्युनिकेशन हो रहा है, बातें हो रही हैं ऊपर ऊपर की, इसलिए हमारी कंपैटिबिलिटी अच्छी है, ये नहीं मान लेना है। ठीक, तो इन सब बातों पे आप लोग ध्यान दो। सो मैंने आपको ये नहीं बताया कि कौन सी कैटास्ट्रोफी होने वाली है, लेकिन आपको ये बताया कि आपके आसपास क्या बदलने वाला है। सावधान रहिए, इन चीजों को होते हुए देखिए, ऑब्जर्वर बनिए, बहुत ज्यादा एंगेज मत कीजिए, आप लोग सुखी रहेंगे। ठीक है, और अगर आप कुछ ऐसा करने भी लगते हैं जो आपको लगता है कि भाई ये ठीक नहीं है, या जो मैंने आपको बताया उसके अनुसार नहीं है, तो अपने आप को रोक लेना। ठीक, ऐसा करोगे समय बहुत अच्छा कटेगा, बिल्कुल टेंशन फ्री कटेगा, और कुछ भी हो रहा हो दुनिया में आप सुखी रहोगे। सो ये जरूर करो, और अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो हम अगले वीडियोस में डिस्कस करते हैं। ठीक है, गुड लक एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय।